में जाना हो नहीं पाता है, खास करके जैसे पिछला साल कोविड का वर्ष था, तो हमने 2019 में भी मार्च में चुनाव से पहले कोई 4000 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनका शिलान्यास और उद्घाटन इकट्ठे किया था। अक्टूबर 2020 में भी इसी प्रकार से लगभग 2100 करोड़ के या 2000 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट्स थे। आज भी 163 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो 1411 करोड़ के, अभी वो एक इन्फॉर्मेशन ऊपर थोड़ा गलत हो गई थी, वो 1141 बोला गया, वो 1411 है, वो अंक बदल जाता है कई बार, तो वो 1411 करोड़ के ऐसे 163 प्रोजेक्ट्स इनका शिलान्यास उद्घाटन किया है। और एक ऐसा अवसर होता है जब हमारी जो विकास की एक जो बात सम्यक विकास सब जिलों की है वो उसमें प्रदर्शित होती है। आज मुझे लगता है एक फरीदाबाद जिले का तो शायद कोई प्रोजेक्ट नहीं था, अन्यथा सभी 21 जिलों के प्रोजेक्ट्स उसमें थे, और कहीं 5 हैं, कहीं 2 हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 25-26 भी हैं। तो ऐसे हर एक विभाग के ज़्यादा उसमें रोड्स के थे, कुछ हेल्थ के थे, मेडिकल कॉलेज रोहतक के थे, कुछ पीएचई पब्लिक हेल्थ के भी थे, इरिगेशन के थे। तो ऐसे जो बड़े डिपार्टमेंट हैं उनके प्रोजेक्ट ज़्यादा थे, और जो छोटे डिपार्टमेंट के कोई प्रोजेक्ट इक्का दुक्का थे। बिल्डिंग्स भी थी, इसमें रोड्स भी थी, इसमें पावर के प्रोजेक्ट्स भी थे, और इसमें काफ़ी शिलान्यास भी थे। तो ऐसा हमारा जो सम्यक विकास का एक काम है वो इसमें से प्रदर्शित होता है। और मैं ऐसे अवसर पर अपने जितने भी योजना बनाने वाले चाहे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इंजीनियर्स हैं, या काम करने वाले जितने कामगार हैं, उन सबको इस अवसर पर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो हमने समर्पित किया आज हरियाणा की जनता को, उनको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। सर, को लेकर एक सवाल है कि सर जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र हो, वो योजना आखिरकार कहती क्या है, किन परिवारों की पहचान होगी और उन परिवारों को मदद दी जाएगी, तो किस तरह से मदद दी जाएगी? देखिए, उनकी पहचान होनी शुरू कर ली है। पहले तो उनको सेल्फ डिक्लेरेशन इस नाते से हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, वो रजिस्ट्रेशन लगभग 60 लाख परिवारों का हो चुका है, और एक 10% परिवार बचे हैं जो जब भी कराएंगे तब कराएंगे, क्योंकि एक वॉलंटरी कार्यक्रम है, हमने इसमें किसी को फोर्सिबली रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। लेकिन योजनाएं जो हैं उसको लागू करने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन में उनसे हम उनकी आय भी पूछ रहे हैं, उनके एसेट्स भी पूछ रहे हैं, और उनको जो योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं पहले से वो भी टेबुलेट हम कर रहे हैं। और इस प्रकार से बाद में इसका सर्वे चल रहा है कि सर्वे में जिन्होंने सबसे कम अपनी आय लिखवाई है, सबसे पहले तो कोई 6 लाख परिवारों का उनका सर्वे कराएंगे। वो ठीक सर्वे होने के बाद 1 लाख परिवारों को छांटेंगे जो सबसे कम आय के परिवार होंगे। उसकी कोई सीमा नहीं तय की हमने, जो लोएस्ट इनकम ग्रुप उसमें से आएगा, सीमा है 1 लाख परिवार की। ऐसे परिवारों को विभिन्न विभागों के द्वारा जो रोजगार दिया जा सकता है उनकी योजनाएं बन गई हैं, जिसके अंदर ग्राम विकास की योजनाएं हैं, शहरी विकास की योजनाओं में भी जो खास करके कामगार रखते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनको भी उसमें एक प्रकार से बाध्य करेंगे कि भी अपनी सारी फोर्स में से कुछ ना कुछ इन लोगों को कार्ड बना करके देंगे ताकि उनको भी वो काम में रखें। उन्होंने तो मजदूरी करानी है, और ऐसे जो लोग हैं जो बिल्कुल ऐसा काम करने के लिए तैयार होंगे, वो जाने के लिए होंगे, तो उनको काम देंगे। फिर एनिमल हस्बेंड्री से हमारी बात हो गई है, जो हमारा एमएसएमई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उनसे बात हुई है, स्किलिंग डिपार्टमेंट है उनसे बात हुई है, और बैंकिंग से भी बात हुई है कि किसी को स्वयं रोजगार के नाते से सरकारी जो योजनाएं हैं विभिन्न प्रकार की उनको एडवांस पैसा दे सकें ताकि उनको पूंजी की कठिनाई ना आए। ऐसे 20,000 का जो चयन है अपने अपने विभाग के हिसाब से और सामने वाले की काम करने की इच्छा के हिसाब से उनका सबका इंटरव्यू होगा, वो कामों की लिस्ट बताई जाएगी उनको कि ये 10 प्रकार के काम है हमारे पास, इसमें से कौन सा काम कर सकते हैं। मानो कोई आदमी कहता मैं तो एक पशु बांध सकता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, उसको गाय के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए या भैंस के लिए कोई पैसा दिलवाया जा सकता है। बाद में उसको अगर वो पाल सकता है तो अपने आप पालेगा, नहीं तो उसकी अतिरिक्त व्यवस्था ये कोई सरकार के द्वारा कराई जाएगी, और फिर उसके दूध की बिक्री ये सुनिश्चित कराई जाएगी ताकि उसको एक आमदन ये हो जाए। ऐसे ही कोई लेबर का काम करना चाहता है, कोई स्किलिंग के बाद अपना स्वयं का कोई काम करना चाहता है, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट, कोई प्रोडक्ट ये बना सकता है, बना करके सप्लाई कर सकता है। बहुत योजनाएं हैं ऐसी, तो ऐसी सब योजनाओं में उस 1 लाख परिवार को जब पहला हमारा चरण पूरा होगा, कोई कठिनाई आएगी तो उसको दूर करेंगे। लगातार
तरह से SOP जारी हो रही है, पंजाब के अंदर जारी हुई है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, हरियाणा के अंदर भी आपने बड़ी बैठक की है और बैठक करने के बाद कहा गया कि अभी कोई नाइट कर्फ्यू या इस तरह की चीज़ें नहीं लगी, लेकिन क्या ऐसे मापदंड अपनाने जा रहे हैं? मैंने बताया कि हम अभी इस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत प्रांतों की स्थिति काफ़ी गड़बड़ हुई है। कल का दिन तो शायद देश के इतिहास में एक हाईएस्ट पॉजिटिव आने का भी दिन हुआ है, शायद 80,000 से ऊपर पॉजिटिव आए हैं और चिंता तो है, लेकिन हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 31 मार्च तक इन सब बातों की ओर ध्यान करेंगे, फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नाते, स्कूलों के नाते, बाजारों के नाते सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। आखिर सब चीज़ों से महत्वपूर्ण चीज़ है सुरक्षा, और सुरक्षा के लागू करने के लिए हम जनता को कन्विंस भी करेंगे कि जान है तो जहान है। तो अगर बीमारी को रोकना है तो कुछ कठिनाइयां होंगी तो सब मिलकर के उसको सहन करें। इसी में आपने कहा है कि आप बहुत अच्छे एक उदाहरण आपने दिया, विधानसभा गए थे, आपने तमाम मास्क बांटे और तमाम लोगों को, लेकिन जो होली मिलन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, 29 तारीख को मार्च की अगर बात की जाए तो वहां भी होली आ रही है, तो होली को देखते हुए राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उन लोगों को भी सीख या अपील आप अपनी तरफ से करेंगे? मैंने की है, अभी अपील मैंने की है कि होली का कार्यक्रम, नवरात्रे आ रहे हैं, फिर बैसाखी आ रही है, इसमें बड़ी गैदरिंग ना करें। कार्यक्रम करने भी है तो डिस्टेंस के हिसाब से, जैसे गैदरिंग की कम गैदरिंग के साथ कार्यक्रम करना, अलग अलग जगह कार्यक्रम करना, उस प्रकार से। उत्सव बिल्कुल बंद कर दिए जाए इसके भी हम हक में नहीं है, लेकिन उसमें डिस्टेंसिंग का और बाकी मास्क का, बाकी चीजों का, इसका पालन अगर करेंगे तो चीजें कंट्रोल में आएंगी। वैसे एक विषय ऐसा भी है कि जिनके यहाँ एंटीबॉडीज जिनको हो गई है, डेवलप हो गई हैं, तो उसमें थोड़ा खतरा कम हुआ है उन लोगों को, लेकिन फिर भी अभी सबकी तो एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई होंगी, उसमें किसी को दोबारा हुआ है ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जिनको नहीं हुआ है उनको सावधानी इसमें रहना जरूर होगा, तो सावधानी का हम अपील करें। सीएम साहब, आप लगातार जोर दे रहे हैं, आज भी आपने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष ये कहता है कि प्रदेश में पैदा होने वाले बच्चे पर 1 लाख का कर्ज है। आप कहते हैं कि उसको ऐसे लेकर भी पैदा हो रहा है, हमारी वित्तीय स्थिति को हम इतना मजबूत कर रहे हैं। क्या संस्कृति है, मतलब जो आपने ये बात कही है, इसका क्या मतलब? देखिए, मतलब तो ये है कि आज जिस प्रकार की दुनिया की आर्थिक जैसा एक बिहेवियर है, जैसा चाल चलन चलता है, उसमें कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई व्यावसायिक प्रकार से चलने वाला, विकास करने वाला कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिना लोन के, बिना डेट के नहीं चलता है। डेट लेना होता है, और डेट को अर्थशास्त्री तो ये कहते हैं कि ये एक अनिवार्यता है हर काम को करने की। अगर आपको विकास करना, आगे बढ़ना है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स तय किए गए हैं, वो हमने नहीं तय किए, वो सारे देश के लोगों ने, जो अर्थशास्त्री हैं, रिजर्व बैंक है, फाइनेंस कमीशन है, सबने मिलकर तय किए हैं। और वो है जो हमारा FRBM एक्ट, उसके अनुसार टोटल जो GDP है उसके साथ तुलना में वो 5% तक का एक हर साल लेने का, डेट लेने का एक प्रावधान है। लेकिन हमने उसमें भी अपनी सावधानी बरती है कि हम 4% से नीचे ही रहेंगे, 3 से ऊपर जाएंगे लेकिन 4 से नीचे रहेंगे, ऐसा वर्ष भर की हमारी योजना है। हम कहीं भी अपनी सीमाओं से बाहर नहीं गए हैं, और जो सीमाओं से बाहर नहीं गए हैं, हमारी GDP हमने बढ़ाई है पिछले 6 सालों में, तो उसका लाभ भी मिलेगा। और वैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम पुराना इतिहास किसी भी प्रदेश का उठा के देख लें तो जितना लोन 5 साल पहले होता है वो 5 साल के बाद डबल होता है। हमारा 1966 से लेकर के आज तक का इतिहास है, आप उठा के देख लें। उसी प्रकार से हमारा भी अभी 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जो पहले 98,000 करोड़ रुपए था, वो आज 2 लाख करोड़ रुपया है। इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। सोनीपत में भी ऐसे पहले भवन की आपने आधारशिला रखी है, जहाँ पे जो नाबालिग अपराधी है या फिर जो किशोर है उन्हें एक साथ रखा जा सके, क्योंकि अभी भी जितने निरीक्षण गए उनमें कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे वहां पर रखे हुए हैं। नहीं, उसके लिए हम प्रबंध कर रहे हैं, जैसे आज सोनीपत का किया है, ऐसे जहां जहां आवश्यकता होगी उसको हम संख्या को बढ़ाएंगे। और ये बच्चे ऐसे होते हैं जिसको किसी पर्टिकुलर एक स्थान पर रखना कोई अनिवार्य नहीं है। एक स्थान पर जगह नहीं है, दूसरे स्थान पर जगह, तो वहां जा सकते हैं, क्योंकि उनका कोई और तो होता नहीं है, उनको तो अपने सरकारी व्यवस्था में ही जीवन यापन करना, उनकी देखरेख होनी है। तो किसी एक जिले में अगर संख्या ज्यादा है, स्थान कम है, तो उसके दूसरे जिले में करेंगे, लेकिन आवश्यकता अनुसार व्यवस्थाएं सारी करें। विधानसभा में जिस दिन जवाब देते थे आपने कहा था 1,80,000 तक की आय वाले हमारे BPL में होंगे, भले ही उस पर मकान 4 मंजिल का हो, वो थोड़ा और क्लैरिफाई कर पाएंगे कि BPL में कौन होगा? मैंने बताया कि बहुत से पैरामीटर पहले तय किए जाते थे, उसमें कोई किसी पैरामीटर में नीचे गिर जाता था, कोई किसी पैरामीटर में, यानी आय अच्छी होने के बाद भी 4 और पैरामीटर लागू हो जाते थे। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब ये होता है वो गरीब वही है जिसकी आज की वर्तमान जो इनकम है वो कम है। हम ये मान के चलते हैं कि किसी के पास कोई एसेट्स हैं
उसको बेच करके उसको अपना गुजारा करना पड़े, वो ठीक नहीं है। हाँ, अगर किसी मकान की उसकी रेंटल इनकम है, वो इनकम में जोड़ी जाएगी। तो एनुअल इनकम कितनी है उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन करना ज्यादा उचित है, ऐसा हमारा मानना है। तो इसमें भवन भी हो या उसके घर पे कोई सामान भी हो, दुकान भी हो, इनकम कम अगर है, हाँ, इनकम की सत्यता ये जांच करना एक बहुत बड़ा काम है, उसको हम जरूर करेंगे। सर, कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अर्जुन सुरजेवाला कह रहे हैं कि जो 80 बच्चे हैं उनकी जो वजीफों की संख्या थी वो 1,49,8,004 से 37,658 तक पहुंच गई है और उसको लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और आधार बनाया है कैग रिपोर्ट। देखिए, कैग रिपोर्ट क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी मुझे मालूम नहीं है। हम तो जो व्यवस्थाएं हैं उसका सुचिता से पालन करना ये हमारा काम है। मान लो पहले कभी कोई गलत बात हुई हो तो आज उसको ठीक करेंगे, आज गलत होने नहीं देंगे। हमारा पैमाना ये है। किसी पैमाने के कारण से आज से 10 साल पहले कोई गलत हो गया और उसके कारण से लाभ ज्यादा लोग ले गए, इसका लगातार वो लेते रहेंगे, ये तो कोई कारण नहीं है। हाँ, किसी को आज जो डिजर्व करता है उस पॉलिसी में उसको किसी को न मिले, इसकी जिम्मेदारी हमारी। जो रिजर्व फंड की जो बात की थी आपने 8,585 करोड़ की, जो आपने ये पिछले बच्चों को बताया कि वो जो पैसा हम कर्ज नहीं ले पाए थे, उसी को रिवॉल्विंग फंड या रिजर्व फंड बनाया? अभी उसी को बनाया है, क्योंकि उसका हम पिछले कोविड के कारण से नहीं कर पाए थे। लेकिन आगे अगर इस प्रकार का कहीं से भी कोई गुंजाइश बचेगी, कहीं अनयूज्ड फंड है, उसको उसमें डाला करेंगे ताकि वो अगले कामों को करवाने के लिए सुनिश्चितता हो जाएगी। पहले ये लैप्स हो जाता था, उसकी योजना पिछले साल में खत्म हो जाती थी। अब उसको आगे अगले वर्षों में उसका एक प्रावधान किया है कि उसको यूज करेंगे। धन्यवाद।